नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज का जो वीडियो आपके लिए आ रहा है उस वीडियो का टॉपिक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब आप देखिए कि अर्थशास्त्र से वर्तमान में इकोनॉमिक्स का अभिप्राय लिया जाता है, किंतु कौटिल्य अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स से कोई संबंध नहीं है। और ये जो कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य के 3 नाम थे, आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इसके जो 3 नामों से उसको बुलाया जाता था, आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो आज हम देखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा था। अब आप देखिए कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ये बताया था कि राजा को किस प्रकार से रहना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को किस प्रकार से मंत्रियों से सहायता लेनी चाहिए। अब आप देखिए कि कौटिल्य ने ये बताया कि राजा और प्रजा जो हैं वो दोनों पक्ष जो हैं वो परस्पर आपस में संबंधित हैं। राजा और प्रजा में जो एक सामाजिक समझौता है उसके विषय में एक सैद्धांतिक बात वर्तमान काल के समाजशास्त्र और राजनीति के ग्रंथों से भी सीखी जा सकती है। राजा और प्रजा दोनों पक्ष हैं। प्राचीन काल में उस सामाजिक समझौते के आधार पर राजा धर्म के अनुसार प्रजा के निजी अधिकारों की रक्षा करने के वचन से बंध गया, तो प्रजा भी लोक रक्षा का भार स्वीकार करने के बदले राजा को समाज का स्थिति रक्षक समझकर उसे अन्न का 6वां भाग आदि के रूप में अपराधी के दोषानुसार विहित अर्थदंड आदि देने को तैयार हो गई। यही बात कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तार से ही बताई है। यह अर्थशास्त्र राजतंत्रात्मक राज्यों के विषय का सहारा लेकर के लिखा गया ग्रंथ है। इसमें राजतंत्र अनियंत्रित राजा के आधिपत्य का समर्थक नहीं है। इसके मत के अनुसार राजा का सबसे पहले और सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना और उसके लिए उसकी पूरी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, और साथ ही प्रजा के जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए समाज में वैध व्यवहार, सही व्यवहार और कानून की श्रृंखला सुव्यवस्थित करने के लिए हमेशा तैयार रहना राजा का महान और प्रथम कर्तव्य है। और उसका दूसरा कर्तव्य ये है कि समीप और दूरवर्ती राजाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखना और आवश्यकता होने पर उनके साथ युद्ध अथवा समझौता करने में भी कोई संकोच नहीं करना। आचार्य कौटिल्य का एक दृढ़ विश्वास था कि वर्णाश्रम धर्म का सुचारू रूप में पालन होने पर स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। स्वधर्म का उल्लंघन होने पर समाज में कर्म संकर और वर्ण संकर का प्रसार होता है और ऐसा होने पे सारा समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए राजा का मुख्य कार्य यही है कि वह प्रजा को स्वधर्म से भ्रष्ट नहीं होने दे। राजा के अन्य कर्तव्यों में कौटिल्य ने उसका काम, क्रोध आदि 6 दुश्मनों पर जीत प्राप्त करके विद्याव्रत पुरुषों का सत्संग करके अपनी बुद्धि विकसित करने की ओर संकेत भी किया है। कर्तव्य निष्ठा के द्वारा राजा को अपने धर्म पर चलना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यही राजा को गुप्तचरों का भी नियुक्ति पर, राजा को किस प्रकार से मंत्रियों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब राजा को गुप्तचरों की नियुक्ति, जो CID होता है, गुप्तचर जो होते हैं, गुप्त सूचनाएं जो लेकर के आते हैं, तो गुप्तचरों की नियुक्ति के द्वारा अपनी पूरी दृष्टि रखनी चाहिए और प्रजाजनों का योगक्षेम साधन करना चाहिए। विद्या के उपदेश के द्वारा उन्हें विनयी और सुशिक्षित बनाए रखना चाहिए। उचित उद्योगों में पूंजी लगाकर लोकप्रियता प्राप्त करे और समाज के द्वारा हित साधन द्वारा अपनी जीविका का उपाय करे। अब इसके अलावा राजा के अमात्य, सचिव और मंत्री आदि को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके लिए कौटिल्य ने उनको सावधान किया है। उनका कहना है कि राजा के साथ में रहने वाले इन लोगों का व्यवहार आग से खेलने के समान होना चाहिए,
क्योंकि अग्नि केवल किसी एक प्रदेश को भस्म करके भी शांत नहीं हो सकती है। यदि राजा किसी के विरोधी हो जाए तो उसके साथ वह उसके परिवार को भी नष्ट कर सकता है, और अनुकूल हो जाए तो वह उसकी सबकी उन्नति कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत में राज शासन नहीं बल्कि लोगों का शासन है। तो उनने कहा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा और राज्य प्रशासन के विषय में वर्णन किया, जो आजकल गणतंत्र प्रणाली में भी प्रत्यक्ष रूप से घटित होता हुआ हमारे को दिखाई देता है। अब इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था यदि चलाई जाए कौटिल्य के अनुसार, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यक्ति का ये लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधर सकता है। कौटिल्य ने कई प्रकार की, जैसे पशुपालन, उद्योग धंधे और नदी तालाब, सिंचाई के अनेक साधन और ढोल या चरस, कुएं से पानी निकालना, बैलों द्वारा सींचे जाने वाले चरस या कुएं से सिंचाई करना, बांध बनाकर नहरों द्वारा सिंचाई करना, वायु के द्वारा संचालित चक्की के द्वारा सिंचाई करना। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक प्रकार की भूमियों का उल्लेख भी किया है। उसने बताया है किस प्रकार से भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया और उत्पादन अधिक से अधिक कैसे किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में घी, शहद, चर्बी, मछलियों का चूर्ण, गोबर, खाद आदि के रूप में प्रयोग किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। प्रमुख उपज में कौटिल्य ने गेहूँ, जौ, चना, चावल, सहजन, तरबूज और खरबूजा तक आदि का उल्लेख किया है। और कौटिल्य ने फलों में भी आम, जामुन, अनार, अंगूर आदि का भी उल्लेख किया है। और उन्होंने बताया कि मौर्य काल तक कृषि ही उत्पादन का मुख्य क्षेत्र बन चुकी थी, और पशुपालन का महत्व भी उन्होंने कोई कम नहीं बताया। उद्योग धंधे भी उन्होंने बहुत अधिक विकास होता बताया कि राजनीतिक एकता और शासन की सुव्यवस्था के कारण जो कौटिल्य ने देश में जो राजा को जो उपदेश दिए थे, तो जिससे राजनीतिक एकता और शासन की सुव्यवस्था रहेगी तो उद्योग धंधों का भी बहुत अधिक विकास हुआ। उनने बताया कि उस समय में नगरों का तेज़ी से विकास हुआ, उद्योग धंधे, दस्तकारी, व्यापार के केंद्र आदि का उन्होंने तेज़ी से विकास होता बताया। और मौर्य काल में धातु संबंधी, मतलब अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, तो वैसे उसका सब राजाओं के लिए यही संदेश था। और उन्होंने मौर्य काल में धातु संबंधी उद्योग भी काफ़ी विकसित अवस्था में बताया यहाँ पर सोने और चांदी का भी अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग होता था, लकड़ी व्यवसाय उन्नत था, अन्य उद्योग धंधे बहुत अधिक उन्नत थे, और व्यापार जो था वो आंतरिक विदेशी व्यापार जो था वो होता था। और व्यापार की जो है वो शिल्पियों की अपनी श्रेणियाँ हुआ करती थीं। और कौटिल्य ने बताया कि विदेशी व्यापार भी मौर्य काल में बहुत अधिक उन्नत था, और चीन, ईरान आदि से बहुत दूर दूर तक व्यापार होता था। और मौर्य काल तक आते आते भारत में मुद्रा का प्रचलन जो था वो बहुत अधिक होने लगा था। सोने की, कारशापन, काकड़नी, मतलब तांबे की और आदि मुद्राएं जो थीं ये बहुत अधिक चलन में आ गई थी। सिक्के अन्य मूल्य के होते थे, और मुद्रा ढालने का काम सरकारी टकसाल में ही होता था। किसी अन्य व्यक्ति को घर में सिक्के ढालने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार से हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय की स्थिति जो है वो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हमें बताई। धन्यवाद।